हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। तो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के स्टूडेंट्स हैं, एनसी वेब के स्टूडेंट्स हैं, या फिर वे सभी स्टूडेंट्स दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं और वो अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो आज की नई वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आज हम फोर्थ सेमेस्टर के बीए प्रोग्राम के जो भी स्टूडेंट्स के पास में पोल साइंस का सब्जेक्ट है, फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं और वो इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशन को पढ़ रहे हैं, तो आज की नई वीडियो उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। आज हम आप सभी के सामने एक क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे कि किस तरीके का क्वेश्चन पेपर जो है वो आप सभी के पेपर में पूछा जाता है और किस तरीके से आप सभी को अपने एग्जाम्स की तैयारी करनी है। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए आज की अपनी इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन पेपर शुरू हो रहा है और हम डिस्कस करेंगे इसको। तो पेपर आप सभी का 3 घंटे का पेपर आएगा, 75 नंबर का पेपर आएगा। यहाँ पर आपको 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन करने हैं, ये आप सभी को इंस्ट्रक्शंस में लिखा होता है। और यहाँ पर आपको टॉप पे सबसे पहले अपना क्या करना है, रोल नंबर, यहाँ पर जो भी आपका रोल नंबर है, आपका क्वेश्चन पेपर एडमिट कार्ड में आपका जो भी लिखा हुआ है यहाँ पर लिखना है। यही चीज़ यहाँ पर मेंशन है। सभी क्वेश्चन जो है इक्वल मार्क्स के हैं, लेकिन करने आपको ओनली 4 ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप या तो इंग्लिश भाषा में या फिर हिंदी भाषा में किसी भी एक भाषा में आप अटेंड करेंगे। जो इंस्ट्रक्शंस इंग्लिश में थी वही छात्रों के लिए निर्देश हिंदी में दिया गया है। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पहला क्वेश्चन आपका आपके पेपर में इस तरीके से पूछा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में यथार्थवाद से आप क्या समझते हैं। सबसे पहली चीज़, एक चीज़ तो अपने दिमाग में आपको सबसे पहली बात ये ध्यान रखनी है कि क्वेश्चन जो होगा ये आप सभी का लगभग 17.5 नंबर के करीब का है। ये 15 नंबर से प्लस का आपका क्वेश्चन है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन तो आपसे एक बार में पूछेगा नहीं, एक ही क्वेश्चन के अंदर 2 चीज़ें पूछी जाएगी। जैसा कि यहाँ पर भी आप देख सकते हो और क्वेश्चन में भी आपको ज़्यादातर ऐसे ही देखने को मिलेगा कि सबसे पहली बात तो इसमें आपसे पूछा गया है कि यथार्थवाद से आप क्या समझते हैं। सेकंड चीज़ इसमें आपसे पूछा गया है कि केनेथ वॉल्ट्ज के 9 यथार्थवादी सिद्धांत की आपको विवेचना करनी है। तो सबसे पहली बात तो यथार्थवाद है क्या, सबसे पहले आप ये डिफाइन कीजिए। तो यथार्थवाद, जिसे हम इंग्लिश में अगर हम बात करें तो रियलिज्म कहते हैं। रियलिज्म का क्या अर्थ होता है, इसका मतलब होता है कि भाई अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को उस दृष्टि से देखना जैसा कि वो वास्तव में है। यानी वास्तविकता को बताने वाला जो शब्द है वो रियलिज्म इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर प्रयोग किया जाता है। ये वास्तविकता पे जोर देता है। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है कि ये जो रियलिज्म है ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में पूरी वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ। इसके कुछ सिद्धांत शास्त्री आप सभी को नाम याद रखना है, जिसमें E.H. कॉर या फिर हंस जे मार्गेनथाउ है। परंपरागत यथार्थवाद, नव यथार्थवाद और सिंपल यथार्थवाद, इसको लेकर मैंने कई सारी वीडियोस बना रखी है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के लिए प्रोवाइड करा दिया जाएगा। बाकी नई वीडियोस जो है वो आप सभी के लिए जल्द से जल्द जो है अपलोड कर दी जाएगी। यहाँ पर और क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए दिए गए हैं। हमने जो नव यथार्थवाद है उसको भी एक्सप्लेन कर रखा है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। यहाँ पर बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, तो यहाँ पर हम ओनली क्वेश्चंस को देख रहे हैं कि कैसे क्वेश्चन आते हैं और आपको कहाँ पर मेहनत करने की ज़रूरत है। बाकी डीप से मैं आप लोगों के लिए और डिस्कस करूँगा और आपके लिए इसी प्रकार के जितने भी ईयर के पेपर्स हैं वो सारे के सारे पेपर्स भी डिस्कस करूँगा। नव यथार्थवाद, अब आप सोचोगे कि क्या होता है। यहाँ पर नव यथार्थवाद, देखो यथार्थवाद का ही नया रूप है। अब यहाँ पर जब नव लिखा गया ये, और इंग्लिश में देखोगे तो ये ऐसे न्यू लिखा जाता है नव, तो परंतु ऐसे नहीं। इंग्लिश में नियो रियलिज्म कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, नियो रियलिज्म कहा जाता है। यानी यथार्थवादी सिद्धांत में 1990 के दशक में जब नव उदारवाद आया या नव आदर्शवाद आया, आप जो कह सकते हो, तो उसके अंदर क्या किया गया, यथार्थवाद की कई सारी कमियों को गिनाया गया। तो यथार्थवाद की जब कमियों को गिनवाया गया तो आगे चलकर नव यथार्थवादी सिद्धांत शास्त्रियों ने, जैसे केनेथ वॉल्ट्ज हैं और भी सिद्धांत शास्त्री हैं, इन्होंने फिर नव यथार्थवाद के थ्रू इन्होंने फिर नव उदारवाद की कमी गिनवाई और इन्होंने फिर आदर्शवाद को उचित बताया। इन्होंने इस सिद्धांत में इस तरीके से प्रस्तुत किया है। अगला क्वेश्चन है आपका रॉबर्ट ओ कॉनेन और जोसेफ नाई द्वारा नव उदारवादी व्यवस्था। देखो यहाँ पर मैं आपके लिए जिक्र कर रहा था, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में
आलोचनात्मक विश्लेषण करना है, यानी इसमें नव उदारवादी की आपको क्या करनी है, कमियां भी बतानी है और नव उदारवाद भी आपको एक्सप्लेन करना है। तो नव उदारवाद भी हमने एक्सप्लेन कर रखा है। नव उदारवाद बेसिकली क्या है, देखो यथार्थवादी सिद्धांत शास्त्री डायरेक्टली एक बात कहते थे कि जिन देशों के एक जैसे इंटरनेशनल रिलेशन होता है या फिर जिन दोनों के एक जैसी सोच होती है, वो देश कभी भी आपस में नहीं लड़ते। परंतु हमने 1990 के दशक में ऐसा कई बार देखा कि जिनकी एक जैसी सोच रहती है, कई बार वो देश एक दूसरे के विरोधी हो जाते हैं। उदारवादी सिद्धांत शास्त्रियों ने कहा कि अगर युद्धों को रोकना है तो हमें अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को आधार बनाना होगा। अंतर्राष्ट्रीय संस्था ही केवल युद्धों को रोक सकती है। एक जैसे संबंध अगर देशों के होंगे या एक जैसी व्यवस्था होंगी तो वो युद्ध को नहीं रोक सकती। लेकिन आगे चल के नव उदारवादी जब आते हैं तो उन्होंने बताया ऐसा ज़रूरी नहीं है। आज हमने वर्तमान समय में यूएनओ को बना रखा है, वर्तमान समय में यूएनओ है हमारे पास में, परंतु युद्ध तो फिर भी देखने को मिलता है। जैसे यूक्रेन और रशिया का वॉर अभी आपने बिल्कुल सुना ही होगा रिसेंटली, अजरबैजान अर्मेनिया का युद्ध, ऐसे ही कई देशों के युद्ध जो है वो चलते रहते हैं। तो यहाँ पर ये दो क्वेश्चन आप सभी के इंटरनेशनल रिलेशन को लेकर ही बनने वाले हैं, जिसमें और भी क्वेश्चंस बनते हैं तो वो मैं आपको डिस्कस करूंगा, लेकिन यहाँ पेपर को ही ओनली डिस्कस कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है, शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं। आप सभी को पता है कि आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर देयर वाज द रिलेशन बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर। द रिलेशन ऑफ यूएसए एंड यूएसएसआर इज कॉल्ड द कोल्ड वॉर। इस तरीके से हम कह सकते हैं हिंदी में कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद जिस प्रकार के संबंध अमेरिका और सोवियत संघ के बीच थे, यही शीत युद्ध था। संबंध इनके बीच में कैसे थे, तो दोनों के बीच में एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ थी, दोनों एक दूसरे के प्रति दुष्प्रचार कर रहे थे, दोनों के बीच में युद्ध जैसी प्रबल संभावना थी, परंतु युद्ध नहीं होते थे। यहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों देशों के रिलेशन इतने ज़्यादा खराब हो गए थे कि कई बार एक दूसरे के आमने सामने वो युद्ध के लिए खड़े भी हो गए थे। जैसे हम क्यूबा मिसाइल संकट देखते हैं, कांगो संकट देखते हैं, वियतनाम संकट देखते हैं, अफगान संकट देखते हैं, इसके बाद में कोरिया संकट देखते हैं। क्यूबा मिसाइल संकट तो डिस्कस कर लिया, इसके अलावा बर्लिन संकट, बर्लिन की नाकेबंदी, ऐसे बहुत सारे समय रहे जिनके बीच में हम देखते हैं कि अमेरिका और सोवियत संघ की आर्मी एक दूसरे के आमने सामने थी। और शीत युद्ध बिल्कुल सिर्फ इतना ही हम समझ सकते हैं कि भाई दोनों के बीच में विश्व की नंबर 1 शक्ति बनने की जो होड़ थी, इसने ही कोल्ड वॉर को जन्म दिया। नेक्स्ट इसमें देखो, जैसा कि मैंने बताया हर क्वेश्चन के अंदर आपसे दो चीज़ें तो पूछी जाएंगी। एक चीज़ यहाँ पूछी जा रही है और सेकंड चीज़ आपसे यहाँ पूछी जा रही है कि शीत युद्ध के विभिन्न चरणों की बात करें। जब विभिन्न चरणों की बात आ जाए तो इसमें कई सारे चरण हैं। जैसे शीत युद्ध का जो टोटल टाइम पीरियड बात करें तो कब, क्योंकि एक्चुअलिटी में कोई युद्ध ही नहीं हुआ, इसीलिए हम शीत युद्ध का कब स्टार्टिंग है ये कह नहीं पाते, इसलिए हम कहते हैं कि आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर कोल्ड वॉर की स्टार्टिंग हो गई। तो इसमें कई सारे चरण हैं। जैसे आप 1945 से लेकर 1953 तक, 1953 तक ये पहला चरण हो जाता है। 1953 से लेकर हम 1961-62 तक हम दूसरा चरण देखते हैं। 1962 के बाद में 1971 इस टाइम तक तीसरा चरण देखते हैं। 1971 से 79 तक ये अगला चरण हो जाता है। 79 से 85 तक फिर ये अगला चरण है। 85 से 91 तक ये एक अलग चरण है। तो इसमें कौन कौन सी मूल घटनाएं हैं, देखो ये सभी घटनाएं आप सभी को एक्सप्लेन करनी है और 100% आप सभी के पेपर में कोल्ड वॉर से भी एक क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर अवश्य ही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नारीवादी परिप्रेक्ष्य को समझिए। देखो ये क्वेश्चन पक्का पेपर में आता है नारीवाद को लेकर। आपको मैं एक ही क्वेश्चन बोलूंगा, आपको यू हैव टू नथिंग डू, बस आपको बस इतना ही करना है। J.N. टेगनर, इनके विचार आपको कर लेना है, बस ये कर लो, आपको और कुछ नहीं करना। वो सारे के सारे इंटरनेशनल के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आप सभी के नारीवाद को लेकर, बस वही आंसर आपको लिख कर आना है, आपको कुछ और करने की आवश्यकता है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि भारत की जो विदेश नीति है, भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है, इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है, उसमें ऐसे कौन कौन से रीजंस हैं जो भारत की फॉरेन पॉलिसी को इम्पैक्ट डालती है, प्रभाव डालती है, प्रभावित करती है। तो उसमें कुछ एक्सटर्नल यानी बाहरी फैक्टर्स हैं और कुछ इंटरनल है यानी आंतरिक, बाहरी और आंतरिक कारणों को बताना है। जैसे बाहरी कारणों के बारे में बात करेंगे तो जैसे यूएनओ की पॉलिसी है, गुटनिरपेक्षता है, मैंने इसको भी बिल्कुल डिटेल से डिस्कस कर रखा है, लाख लोगों से प्लस व्यूज़ है उसके अंदर। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। आप लोगों के लिए डेली जो क्लासेस है वो यहाँ पर लाइव क्लासेस करवाई जाएंगी या फिर इसी तरीके से आप सभी की वीडियो के फॉर्म में आप सभी के लिए क्लासेस जो है वो अपलोड कर दी जाएगी। आप वहाँ से अपना पूरा का पूरा जो सिलेबस है कंप्लीट कर सकते हैं, अपने एग्जाम्स की बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं और अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं।
तो यहाँ पर हमने इस क्वेश्चन को अपलोड कर रखा है, बाकी मैं करूंगा ही सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, शीत युद्ध की समाप्ति को लेकर कौन कौन से कारण उत्तरदायी हैं, आपको उन सभी कारणों को विश्लेषण करना है। तो शीत युद्ध की समाप्ति को लेकर कई सारे कारण जिम्मेदार बताए जाते हैं, आपको उन सभी कारणों को बताना है। जैसे आप सभी को बताए, शीत युद्ध के अंत के लिए एक तो जो है मिखाइल गोर्बाचेव जो है उनकी नीति कहा जाता है, यानी ऐसे कौन कौन से रीजन थे जिसकी वजह से सोवियत संघ का विघटन हुआ या शीत युद्ध की समाप्ति हुई। एक ही बात है, क्योंकि सोवियत संघ का जब विघटन हुआ तो शीत युद्ध की समाप्ति हुई। तो क्वेश्चन आपसे माइंड गेम खेलेगा, एग्जामिनर आपसे माइंड गेम खेलेगा, आपको नहीं फंसना है, आपको क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझेंगे। और क्वेश्चन आप तभी अच्छे से समझेंगे जब हम आपको समझाएंगे, क्योंकि इतने प्यार से और इतने अच्छे तरीके से, क्योंकि देखो जितना डिस्कस क्वेश्चन के साथ करना चाहिए क्वेश्चन के साथ डिस्कस करते हैं, और जब आपको डिटेल वीडियो में जितना पढ़ाना होगा एक क्वेश्चन के लिए उसको उस टाइम हम बिल्कुल एग्जाम के टाइम पे भी आपको बहुत अच्छे तरीके से कराया जाएगा। तो आप उस चीज़ में भी चिंता मत कीजिए। तो सोवियत संघ के विघटन के लिए या शीत युद्ध की समाप्ति के लिए हम देखते हैं क्या क्या रीजन जिम्मेदार रहे। तो इसमें मिखाइल गोर्बाचेव की नीति थी, जिसमें ग्लासनोट और पेरेस्ट्रोइका के बारे में आप सभी को पढ़ना था। इसके अलावा अगर हम बात करें, सोवियत संघ द्वारा अत्यधिक धन जो है खर्च कर देना, ये भी एक रीजन रहा। शीत युद्ध की समाप्ति के लिए एक कारण ये भी रहता है कि अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति जो है वो एक तरफा होगी, पूंजीवाद का अधिक प्रसार हो गया, ये भी हम कह सकते हैं। अच्छा, तो ये कुछ मेजर फैक्टर थे, बाकी हम अलग से भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है, क्या आप सहमत हैं कि विश्व बहुध्रुवीय व्यवस्था के रूप में उभर रहा है। देखो, बहुध्रुवीय का मतलब होता है कि यहाँ पर अल्टरनेट पावर्स ऑफ सेंटर है, यानी हम ये कह सकते हैं कि विश्व में जो है अमेरिका का ही सिर्फ वर्चस्व नहीं रहा है। जैसे आज के ज़माने में ईयू का वर्चस्व है, चीन का वर्चस्व है, आसियान का वर्चस्व है। आसियान को भी छोड़ दो तो आप आज के ज़माने में ब्रिक्स की बात कर सकते हो, ब्रिक्स की भी बात छोड़ दो आप तो वर्तमान समय में भारत की भी बात कर सकते हो, तो ये जापान की बात कर सकते हो। तो ये सत्ता के उभरते हुए केंद्र है, आप ये भी कह सकते हो। तो अपने तर्क के देखो, इन पे सेपरेटली भी वीडियो मैंने बता रखी है, ये कैसे एक उभरती हुई महाशक्ति, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। बाकी पेपर के टाइम पे हम इसको अच्छे से और डिस्कस करने वाले हैं। अब अगली चीज़ है आपके लिए शॉर्ट नोट। तो इसमें आपको निर्भरता का डिपेंडेंसी थ्योरी करनी है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अगेन अगेन रिपीट होता है। इसमें भी लाख व्यूज लगभग है, आप देख सकते हो। तनाव शैथिल्य में भी लाखों लोगों ने वीडियो देखी है, अगर आपने नहीं देखा तो आप भी देख सकते हो। उभरती हुई शक्ति के रूप में भारत, इसको भी हमने अपलोड किया है, लाखों लोगों ने इसको भी देखा है। और इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो नॉन अलाइनमेंट, इसके आगे अगर मूवमेंट भी लिखा जाए तो परेशान नहीं होना, यहाँ पर गुटनिरपेक्षता के बारे में बताना है। तो ये सभी वीडियो जो गुटनिरपेक्षता है इसमें तो भैया लगभग 2.4 लाख लोगों ने देख रखा है। तो आप ज़रूर देखें, अपने एग्जाम्स की अच्छे से तैयारी करें, कितना लिखना है, कैसे लिखना है, वो सारी की सारी चीज़ें उसमें एक्सप्लेन करके बताई गई है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है। बाकी आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। इसके अलावा आप सभी के लिए टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे दे दूंगा मैं, जिसमें 1200 लोग लगभग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं जुड़े आप जाके देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। मन करे तो जुड़िए, ना मन करे तो ना जुड़िए। बाकी मिलते हैं हम आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।